हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आपका ये फ्री सीरीज चल रहा था यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये देख रहे थे। मैं सारे यूनिट्स को अभी मैं सबसे पहले सेकंड सेमेस्टर का पढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से मैं फोर्थ सेमेस्टर का भी आपको केमिस्ट्री का बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक। ओके, क्लियर? तो बच्चों, ये हमारे यूनिट फर्स्ट से 8 तक का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसी फ्री सीरीज में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये बिल्कुल आपका फ्री है। जैसे मान लो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इन चैप्टर्स में सपोज करो आपका कार्बोहाइड्रेट है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि 3 वीडियोस मेरे गए हैं तो 3 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर है। कोशिश करूंगी कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक में डाल दूं। तो बच्चों, वो सिर्फ होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे अगर आप बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन्हीं सारी चीजों को मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। उसका मैं एक ट्रिक बताई थी, गेट रिलैक्स, और आगे की भी ट्रिक्स बताई थी। उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या चीज है। उसके बाद चेन लेंथनिंग। चेन लेंथनिंग का क्या मतलब होता है? कार्बन के अगर 4 आपके जैसे कोई आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, वो 4 कार्बन का है, आपको उसको चेंज करना है 5 कार्बन 6 कार्बन में, तो उसे कहा जाता है चेन लेंथनिंग। और चेन शॉर्टनिंग क्या होता है? जब भी आपके कार्बन के 6 कार्बन से उसको हम लोग चेन को छोटा कैसे कर सकते हैं, यानी उसको 5 कार्बन 4 कार्बन में कैसे बना सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा चेन शॉर्टिंग। इन दोनों का एक स्पेसिफिक रिएक्शन के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है चेन। आपका जो लेंथनिंग वाला पार्ट है, इसे कहा जाता है किलानी सिंथेसिस। किलानिक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ही ये दिया गया था। उसके बाद जो चेन शॉर्टनिंग वाला है, ये जो आपका नाम आता है, वो आता है किस नाम से? रफ डिग्रेडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला आपका क्लास होने वाला है बच्चों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं जैसे मान लीजिए जो भी आपका ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे अमाइनो एसिड्स पे, जो आपका सेकंड यूनिट है। तो आई होप पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना, बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले। मैं फोर्थ का भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी कुछ 1-2 दिन में। ओके, तो फोर्थ का भी फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट ऐसे ही हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा जो नवोदय बैच है। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं इसके बारे में सब कुछ आपको फीचर समझा दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम लोग को ये करना आ गया है कि हम लोग के पास जितने भी हो सकता है एग्जाम में मैनोज का नाम पूछ दे, ग्लूकोज का नाम पूछ दे, फ्रक्टोज का नाम पूछ दे, तो हमें उसका एटलीस्ट स्ट्रक्चर बनाना तो आता ही है। ओके, आता है ना? ठीक है, तो हम लोग उसी वाले फॉर्मूले से करते हैं। पहला वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देख कर आना और प्रॉपर्ली नोट्स बना लो बच्चों, क्योंकि अगर कोई बच्चा पूरा उसके पास मतलब मान लो कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं है, कॉलेज भी बहुत कम ही जाता है, क्लास नहीं कर पाता है, तो हो सकता है उसके पास ज्यादा नोट्स नहीं है, लेकिन वो ये कर सकता है, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये देख सकता है यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। वो उतने यूनिट से ही एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। ओके, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है आपका, और उसमें मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। ओके, तो पहला आपसे क्या पूछा जाएगा? पहली बात तो हम लोग एक हेडिंग की तरह हम लोग पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं किलानी सिंथेसिस। किलानी सिंथेसिस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन। अब इलोंगेट करने की बात तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी को भी चेन को बहुत ज्यादा बड़ा करना, ठीक? चेन इलोंगेशन, इसमें होता क्या है? इसे हम लोग लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 कार्बन के एक कोई ग्लूकोज सॉरी एक कोई कार्बोहाइड्रेट, सॉरी 4 कार्बन का कोई भी कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, आपको वो ट्रिक याद होगा, गेट रिलैक्स। ठीक, आर एक्स को मैं रिलैक्स पढ़ी हूं, कैसे? जो आपका जी है वो डिवाइड हो रहा था ई और टी में, क्या नाम है फटाफट बता दो मुझे, जो पहला लेक्चर देखकर उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट होता है उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक मिनट मैं वीडियो चेक कर लूं सही आ रहा है या नहीं।
बिल्कुल सही आ रहा, ठीक। तो यहां देखो, ये आपका है, ये आपका जी का मतलब होता है ग्लिसरल डिहाइड। मैं इसका फॉर्मूला भी क्या बताई थी कि ग्लिसरल एल्डिहाइड को आपको ऐसे बनाना है, ठीक। ओके, ये तो क्लियर होगा आपको। और ग्लिसरल्डिहाइड में मैं आपको ये बताई थी, अगर आपका OH राइट साइड है तो उसे बोला जाता है डी, यही अगर OH लेफ्ट साइड आ जाएगा तो उसे बोला जाएगा एल। कैपिटल एल और कैपिटल डी की मैं बात कर रही हूं, उसको स्मॉल डी स्मॉल एल से कन्वर्ट मत करना। ओके, चलो, ये आपका क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब मुझे यहाँ ये आपका 3 कार्बन का, सॉरी 1 2 3, हाँ 3 कार्बन का होता है, तो आपको 4 कार्बन बनाने के लिए ई और टी में क्या बताई थी, इसका नाम होता है इरिथ्रियोस, इसका नाम होता है थ्रियोस। फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़े, ठीक। इथ्रियोस और थ्रियोस, तो ये दोनों का नाम बने तो एक ही से है, तो एक में हम लोग जब क्या करते हैं, सेम टू सेम ऐसे इसको लिख देते हैं, ठीक। ऐसे इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कैसे था, OH HCH2OH, ये मैं बना दी, और इसी तरीके से मैं सेम टू सेम ये बना दे रही हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, चेन को बड़ा करना है, ठीक, OH H। अब मैं आपको बताई थी हाइड्रोजन को पकड़ के रखो, हाइड्रोजन को इसको बना दो लेफ्ट, इसको बना दो राइट, जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये वाला राइट ये वाला लेफ्ट। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहां लगाएंगे, किसी अदर पेन से लिख रहे हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट हो गया, इस हाइड्रोजन को यहां लगा दो राइट साइड में, ठीक। क्लियर है। तो अगर लेफ्ट साइड H है तो जाहिर सी बात है यहाँ OH रहेगा, और ये H है तो जाहिर सी बात है यहाँ OH रहेगा, तो ये आपका बन गया एथियोस और ये आपका बन गया थ्रियोस। हमको इसी कार्बन के काम है, तो मुझे बनाना है एथियोस, मतलब ये वाला ग्रुप मुझे चाहिए। अब मैं यहां से आपको चेन लेंथनिंग करके दिखाऊंगी कि कैसे आप किसका किसका रीजन का प्रयोग करके आप वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। उसी तरीके से ये 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, RA में राइबोस और एरिबनोस, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसका नाम है जाइलोस और लाइयोस, ठीक। इन सब में वैसे ही ट्रिक से अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को एक साइड कर दो लेफ्ट में, एक साइड कर दो राइट में, ठीक, आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम लोग वही ले लेते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH 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 CH2O। ध्यान से देखना रिएक्शन को, और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, आप मूवी नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा D एरिथ्रियोस, एरिथ्रोस, ठीक, ये इसका नाम है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें कार्बन की जो नंबरिंग है वो बढ़ जाए। ये देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मुझे इसको 5 कार्बन में कन्वर्ट करना है, कैसे मैं करूं, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शन करते हैं अलग अलग, वो पेन से मैं लिखूं, 1 मिनट, इससे कुछ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगी, ठीक, यहाँ पे होगा NaCN के साथ रिएक्शन, NaCN सोडियम साइनाइड या ले लो और उसके साथ HCl ले लो, और आपको पता है कि जब ये टूटेगा तो Na प्लस देगा और Cn माइनस देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि Na आपका मेटल है और साइनाइड आपका क्या है, एक तरह का नॉन मेटल के केस में आ जाएगा। यहां से टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस के बीच में टूटेगा। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग रहा है जहां पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जाके, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, तो आपको ये बात थोड़ी सी बेसिक आपको पता होनी चाहिए, और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको ये पता है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ कर आए, अच्छे से क्वालिफाई करके आए। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका हो गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ओके। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो कहां पे अटैक करने का सेंटर है, तो पहले ये चेक करो अटैक कहां करेगा। तो कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड O, ये क्या है, पार्शियली निगेटिव, ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये यहां पे जाएगा अटैक करने, ये देखो अटैक किया, 1 मिनट, ऐसे अटैक किया। कार्बन के पास बताओ कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 4 एंड 5 वैलेंसी होगी। आपको पता है कि कार्बन कभी भी अपने 5 वैलेंसी में तो रहता नहीं है, 4 वैलेंसी में रहता है। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड को यहां से ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक। ओके, अब क्या हुआ, तो यहां पे अब ये देखो, ये यहां चला गया, तो O के ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। आइए मैं आपको क्या लिख के बताती हूँ सारा चीज। तो ये O के ऊपर हो गया क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये H तो यहाँ पे पहले से ही था,
और ये वाला ग्रुप तो यहाँ पे पहले से ही है OH, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, HCH2OH। अब इसको मैं बार बार ना लिखूं तो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे ग्रुप लगा दो, कौन सा ग्रुप लगाएंगे, साइनाइड। तो साइनाइड कुछ ऐसे होता है कि नहीं साइनाइड ऐसा। अब ये देखो मीडियम में आपके पास क्या है, H प्लस है, तो H प्लस है, उसको कहीं पर भी निगेटिव चार्ज दिखेगा वो जाके उस पर अटैक कर लेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया, H यहां पे आ जाएगा। और ये कैसे आया आपको पता है, क्योंकि मीडियम में आपके पास क्या है, H प्लस। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, कुछ और करते हैं रिएक्शन में आगे, ठीक। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो किसी भी तरीके से ना यहां पे डबल बॉन्ड O चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहां पे कर दूंगी क्या, रिडक्शन। तो यहां पे हम लोग कर देंगे रिडक्शन, ठीक, करेंगे यहां पे रिडक्शन। और आपको पता है जब भी आपका रिडक्शन होता है यानी H2 के साथ रिएक्शन, तो रिडक्शन के लिए कोई ना कोई रिएजेंट यूज होता है। तो यहां पे आपका आएगा PD या BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक। ये हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे ताकि ये रिएक्शन और जल्दी कंप्लीट हो, ठीक। तो जब भी रिएक्शन होगा, देखो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, बस इसको यहाँ पे लिख लो। एक और बात, हम लोग इसको बार बार नहीं लिखेंगे, तो एक काम करते हैं ना, इस वाले पोर्शन को हम R लिख देते हैं। बार बार ऐसे जो लिखना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा, ठीक। चलो आप ये रिएक्शन खुद से भी करके देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड N और इसके पास H, इसके पास H, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन के पास तो OH पहले से ही था और H पहले से ही था, ठीक। यहाँ पे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे R बना दो, ठीक। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन आपका कैसा है, sp2, ये कार्बन आपका क्या है, sp2, ये कुछ इस टाइप का वो कार्बन है। आपको इसको 3D में इमेजिन करो कि कोई भी अटैक करने वाला ग्रुप, चलो यहाँ पे तो कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल जस्ट इसके पीछे से भी अटैक कर सकता है। जैसे सपोज करो, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये आपका sp2 कुछ ऐसा है, ठीक। अब यहाँ B आपके सेंटर में क्या है, कार्बन है, तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करे, हो सकता है इसके पीछे से अटैक करे। तो पीछे से अटैक करेगा तब क्या होगा, सामने से अटैक करेगा तब क्या होगा। अगर वो सामने से अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक, तो OH आपका यहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब एक बार OH आपका इस साइड होगा, एक बार OH आपका इस साइड होगा। मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ओके, अब ध्यान से ये देखो, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये बना है तो एक ये भी बनेगा। इस चीज को ध्यान देना, आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक। OH OH H H CH2OH। आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। ये OH को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पिन डाउन कर ले रही हूँ ऐसे, ठीक, ऐसे, और इस OH को ऐसे कर दे रही। तो इसका रीजन क्या है, यहां पे लिख देना साइड के साइड में, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड वो कार्बन, आपके जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, BSc आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक में था ये सब रिएक्शन वगैरह, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि जब भी आपका प्लेनर टाइप का sp2 का स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे दो तरफ से अटैक हो सकता है। मतलब इस रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक के साथ तो हम लोग करें, दूसरा वाला कुछ मत करना, जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसी के आगे OH को इस साइड लगा देना, मैं बता दूंगी वो कैसे करना है, ठीक है। चलो यहां तक तो क्लियर है, हाँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ OH OH, अच्छा ये हो गया। अब एक काम करो ना, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, ठीक, इसका रिएक्शन का यहां तक तो क्लियर है। अब इसी का रिएक्शन आगे हम लोग करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो एक और बात, हम लोग इसका फर्दर रिडक्शन क्यों नहीं करा सकते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो, रिडक्शन अगर कराएंगे तो ठीक है, NH2 तो बन जाएगा, ये एक, हाँ NH2 बन जाएगा और एक यहाँ पे ये बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस मुझे क्या चाहिए, आप अपने फोकस को याद रखो, मुझे इस कार्बन पे O चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन अगर हो जाए तो आपका वही वाला चेन हो जाएगा,
यही वाला बस यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से रिडक्शन नहीं कराऊंगी। अगर मैं चाहती तो दोबारा से रिडक्शन करा सकते हैं, और ये करेगा भी नहीं रिडक्शन। ठीक, तो दोबारा से रिडक्शन मुझे नहीं कराना है, मुझे इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O के साथ रिएक्शन, और बच्चा बच्चा जानता है कि H प्लस टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा H2। क्लियर है? ठीक, अब सोचो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बस इसको क्या दिखेगा, क्रॉस में इसको ऐड कर दो, OH को यहां ऐड कर दो, H को वहां ऐड कर दो, क्या बनेगा प्रोडक्ट। क्या देखो क्या बना, यहां पे मैं बना दूं ऐसे CH, इसके पास आ गया OH। ठीक, इसके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑलरेडी बना है। इसका जो डबल बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया NH2, और इस कार्बन पे तो ऑलरेडी OH था ही। ठीक, इस तरीके से, और ये पूरा R ग्रुप है। R ग्रुप आपका यही है, लास्ट में जो हम लोग प्रोडक्ट के लिखेंगे ना, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका एक बार और हाइड्रोलिसिस करा दो। तो एक बार और हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे एक और OH आ जाएगा। ठीक, चलो तो करा के चेक करते हैं एक बार और, इसी में करा दे रही हूं मैं ताकि आपको ज्यादा ना करना पड़े। एक बार और हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर दो। ठीक, H यहां चला जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, और H यहां चला गया, OH यहां चला आया, सेम जैसे हम लोग अभी ऊपर वाले रिएक्शन में किए हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से ये देखो, C, इस कार्बन के पास कितने OH आ गए, 2 OH, एक तो पहले से ही था, दूसरा वाला OH यहां आ गया, और H, तो यहां से क्या निकला, यहां से आपका निकला है NH3, अमोनिया। अमोनिया यहां से बाहर निकल गया। रिएक्शन में ये सारा जो आप रिएक्शन कन्वर्ट मतलब कंप्लीट करेंगे, तो रिएक्शन में आपको अमोनिया निकलता हुआ दिखेगा, मतलब अज्यूम करेंगे अमोनिया की स्मेल आएगी, तो आप समझ जाना रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। ठीक, ये सारी चीजें लैब में अगर आप करेंगे तो। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, देखो NH2 बाहर निकल गया, OH यहाँ आके अटैच हो गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये कार्बन जैसा था वैसा ही रहेगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई R। अब देखो एक और बात, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH अगर आपको दिख जाए, आंख बंद करके वहां से H2O बाहर निकाल दो। कहीं पर भी, मैं क्या बोल रही हूं, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपका अनस्टेबल है। इसको स्टेबल बनाने के लिए मुझसे यहाँ पे H2O यहां से निकालना पड़ेगा। तो बस कुछ मत करो, H2O को बाहर निकाल दो। ये देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, H2O को यहां से बाहर निकाल दो। ठीक, तो यहां से अब इस रिएक्शन को कहाँ बताएं, इस रिएक्शन को हम यहां बताते रहे। ठीक, H2O को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या बना, कार्बन, अगर ये सुनो H2O यहां से बाहर निकल गया तो इसकी वैलेंसी खाली है, तो ये यहाँ पे बना लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और बना लेगा डबल बॉन्ड। तो ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड O और ये H, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके नीचे वाले कार्बन पे आओ, कार्बन OH H, और यहाँ पे पूरा R ग्रुप। अब एक काम करते हैं ना, पूरे R ग्रुप को कहीं लिख लेते हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसी में कहीं बता देते, कहीं शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पूरा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CHO, इसको लिख सकते हैं CHO। ठीक, अब देखो ये वाला OH है, इसको यहाँ लिखो। ठीक, ये वाला H यहाँ। अब ये जो पूरा R ग्रुप है, R ग्रुप को यहाँ से देखकर क्या लिख दो, OH OH H H, और ये आपका CH2OH। अब आपको पता है ये आपका बन गया प्रोडक्ट, P यानी प्रोडक्ट। पर मैं आपको बताई हूँ प्रोडक्ट आपके 2 बनेंगे, क्योंकि एक OH यहाँ पे था, एक OH यहाँ पे था, तो इसी OH को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो, आपका 2 प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसका नाम है, इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा डी एरिबनोस। ठीक, और आपको पता है अगला वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, डी राइबोनोस। ठीक, या डी राइबोस, ये आपका एरिबनोस बन गया। इसमें किसी को डाउट नहीं है, एक बार मैं फिर से रिएक्शन को कंप्लीट कर दे रही हूँ। डी एरिथ्रियोज हम लोग लिए हैं, उस पे हम लोग NaCN का
रिएक्शन करवाया, तो NaCl के साथ रिएक्शन किया है तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक किया है। इस कार्बन पे दो तरीके से अटैक हो सकता है, एक अगर ये अटैक करेगा तो इसका नेगेटिव जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड टूटेगा, ये O नेगेटिव चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे H आके इसको बैलेंस कर देगा। ठीक, तो ये हो सकता है एक बार OH यहाँ हो जाए और एक बार OH इस साइड हो जाए, तो दो प्रोडक्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसी एक को पकड़ के रिएक्शन करा दो, तो हम किसी एक को पकड़े हैं, इसको R बना दिए हैं, इसका रिडक्शन करा दिए हैं, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, तो एक H यहाँ एक H यहाँ, ये रिडक्शन हो गया। ठीक, यहाँ तक बाकी सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फर्दर रिडक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे वहां पे ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां ऑक्सीजन लाने के लिए मुझे H2O के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। H2O के साथ रिएक्शन कराए तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो बॉन्ड जब भी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेकर भागेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से ये टूटा, OH चला गया इसके पास, H चला गया इसके पास, ये देखो ये वाला प्रोडक्ट आ गया। ठीक, और सॉरी ये वाला प्रोडक्ट आया, इसके बाद ये आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग दोबारा से हाइड्रोलिसिस करा लिए, दैट्स वाई यहाँ पे आपका NH3 अमोनिया जो गैस है वो निकलकर बाहर या निकल गया, और यहाँ पे OH दो साइड आ गए, दो OH आ गए, इस वजह से बहुत ज्यादा क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर ये निकल गया तो आपके पास ये प्रोडक्ट आया। इसी को मैं लॉन्ग फॉर्म में ऐसे लिखी हूँ, और इसी का एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, OH को उस साइड कर देना। ठीक, तो डी राइबोज बन जाएगा। अब चाहो तो आप स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हो डी राइबोज कौन है, डी एरेबनोज कौन है। ठीक, आई होप आपको ये रिएक्शन कंप्लीट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है 100%। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एक स्टेप को मैं क्लियर की हूं। अब इस पे एक क्वेश्चन है आपसे दिया गया है D3Os, ये आपका 3Os है। ठीक, D3 वो 3Os आपको दिया है, वही सेम रिएक्शन है NaCl। D3Os का मतलब क्या है, अरे भाई D3Os का मतलब ये है कि आपका जो OH इस साइड है वो OH इस साइड हो जाएगा, ये वाला OH इस साइड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो D3Os मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, आपको ये वाला खुद से ट्राई करना है। CHO OH H यहाँ पे हो जाएगा, हाँ H यहाँ पे हो जाएगा, OH यहाँ पे। ठीक, CH2OH। अब इसका सबके साथ रिएक्शन करा तो सेम पीछे वाला रिएक्शन उठाओ, सेम टू सेम कॉपी करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे आपका जाइलोस और लाइयोस बनेगा। वहां पे क्या बन रहा था, एरिबनोस और राइबोस, यहाँ पे क्या बनेगा, एरिबनोस, ये एरिबनोस बना, और एक और बनेगा प्लस राइबोस बनेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस रिएक्शन में। अब ये वाला खुद से ट्राई करेंगे, ये देखो पहली बार में NaCl के साथ रिएक्शन करा देना तो H को भी जोड़ देना, सेकंड वाले में उसका क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, थर्ड वाले में हाइड्रोलिसिस एक बार लिखा है, आप दो बार करा के वो कर लेना, तो ये दो प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेन शॉर्टनिंग। अब चेन आपको कम करना है, चेन आपको शॉर्ट करना है, शॉर्टनिंग। ठीक, वहां पे तो चेन हम लोग लेंथ कर रहे थे, बड़ी कर रहे थे, यहाँ चेन को छोटी करनी है। मतलब यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, कार्बन को हटाना है, वहां हम लोग कार्बन को ऐड कर रहे थे, यहाँ कार्बन को हटाना है। तो कैसे करेंगे, ये आपका क्या बना हुआ है, किसका स्ट्रक्चर है, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपका स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। ठीक, पहले ध्यान से ये समझो, रिएक्शन को छापना मत शुरू कर दो। डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज है आपके पास, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे डाल दो ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या करता है, आपको एल्डिहाइड को एसिड में बदल देगा। किसको बदलेगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब यहां पे देखो एल्डिहाइड आपका ये ग्रुप है, और आपको यहाँ पे एसिड में, अरे एक H और कहां से आ गया, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। ओके, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एसिड में। ये देखो एल्डिहाइड को एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट कर, बाकी सब कुछ सेम,
बाकी सब कुछ क्या है सेम। अब मुझे क्या करना है, यहां से कुछ ऐसे रीजन का यूज करना है जो मुझे कुछ ना करे ना। हम लोग एक काम कर सकते हैं, COOH आपको दिख रहा है, कहीं से कुछ ऐसा हो CO2 बाहर निकल जाए। ठीक, CO2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो कार्बन की लेंथ कम हो जाएगी, कार्बन को ही बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं, इसमें रीजन का है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऐड कर लो। कैल्शियम, सॉरी हम तो भूल ही गए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, यहां से H+ को बाहर निकाल देगा। तो यहां से आपका H+ बाहर निकल गया। ठीक, H+ बाहर निकल गया तो क्या बना, अब ये देखो क्या बनेगा, ये देखो, तो ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O निगेटिव। ठीक, और बाकी सब कुछ क्या है सेम, OH H H OH। ठीक, OH OH CH2OH H यहां तक सेम। ठीक, अब एक काम करते हैं ना, कुछ ऐसा करते हैं जहां पे कुछ आपको टॉटोमराइज या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक देख लेते हैं कोई और एक रिएजेंट, हाँ परऑक्साइड रिएजेंट लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ये देखें परऑक्साइड वाले लिए है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे काम करो, ये आपका स्ट्रक्चर कैसे ऐसे हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या देखो, उस वाले रिएक्शन में फिर क्या हम लोग ऐड की है परऑक्साइड। तो परऑक्साइड को दिखाने के लिए मुझे वहां पे रिएक्शन लिखना ही पड़ेगा। क्या है यहाँ पे COOH। अब यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये बना है, और यहाँ पे कार्बन OH है, यहाँ पे H है। ठीक, और यहाँ पे आपका ये OH। ठीक, ये आपका है स्ट्रक्चर। ठीक, और यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर लेना। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको H2O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, यानी HOOH। ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है इसका नाम, हाइड्रोजन अरे बहुत ज्यादा बड़ा आ गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड हम लोग रिएक्शन जब भी कराते हैं वहां पे आपका होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस आप पढ़ कर आए हैं। जब भी बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बगल वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो होमोलिसिस, और डिफरेंट हो रहा है तो हेट्रोलिटिक। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ये लेकर अलग हो गया, ये एक ये लेकर अलग हो गया। ठीक, अब देखो रिएक्शन क्या होगा। अब ये लेकर अलग हो गया तो OH आएगा, इस पे अटैक करने आएगा, और OH जैसे ही अटैक करने आएगा इसका भी सॉरी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, H इसके पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से OH आया और इसको भी एक H ले लिया, तो यहां पे होगा क्या, ये देखो रिएक्शन, ये देखो C डबल बॉन्ड O निगेटिव। O के निगेटिव का क्या मतलब है, इसके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कार्बन के पास O निगेटिव, सॉरी एक फ्री रेडिकल है, क्योंकि एक फ्री रेडिकल तो क्या निकल गया है, और इन सब बाकी को हम R लिख दे रहे हैं। बार बार इतना कौन लिखेगा, ठीक, R लिख दो। अब यहाँ पे कुछ ऐसा करूं, अब ये देखो यहाँ पे हो सकता है, ये देखो यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ से CO2 को बाहर निकलना है। तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये भी अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। ठीक, चलो ये तो खत्म हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। क्लियर है, यहाँ पे आपका CO2 बाहर या निकल गया, तो यहां से आपका CO2 बाहर या निकल गया। यहां मत या लिखो, अच्छा एक काम करते यहां लिख दो। ठीक, यहां से आपका CO2 बाहर या निकल गया, तो क्या बचा, अब देखो इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक,
अब देखो इस कार्बन पे हो गया, क्या हम लोग इसको CHO लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये पूरा R ग्रुप, और R ग्रुप क्या था ये, तो इसको फुल फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट ये निकल चुका है, ये बचा है और ये वाला बचा है। तो H OH OH H H OH CH2OH। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? हम लोग एक कार्बन को कम करके चेन को शॉर्ट कर दी है। चेन को लेंथ कैसे करेंगे, चेन को शॉर्ट कैसे करेंगे, दोनों चीजें मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता चुकी हूँ। फिर से ये सुन लो, रफ डिग्रेडेशन में, डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज की कमी होना, कम होना, तो कार्बन यहाँ पे कम हो रहा है। अब कैसे कम हो रहा है? चेन शॉर्टनिंग में। चेन शॉर्टनिंग में हम लोग सबसे पहले ग्लूकोज लिए हैं, ग्लूकोज की जगह मैनोज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। OH इस साइड में लेफ्ट या राइट साइड में होगा। ब्रोमीन वाटर लिए हैं, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हम लोग लिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा, यहाँ से H+ को बाहर निकाले, ये निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से मुझे एक काम करना है, हम चाहते तो यहाँ से भी CO2 निकाल सकते थे, लेकिन मुझे कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या करेगा, होमोलिसिस रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? होमोलिसिस होमोलिसिस रिएक्शन करेगा। और ये रिएक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल के वजह से हम लोग यहाँ से CO2 को भी बाहर निकाल दिए, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया। मुझे यही तो चाहिए था। ठीक, अब बताओ, ये आपका कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। तो ये आपका कितने कार्बन का बना? 5 कार्बन। 5 कार्बन आपका क्या होता है? राइबोज होता है, एरिबनोज होता है, जाइलोज होता है। और ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा है कार्बन। कार्बन 5 तो है, पर किस नाम का है? देखो, ये हो सकता है 4 में से, हो सकता है राइबोज हो सकता है, एरिबनोज हो सकता है, जाइलोज हो सकता है, लाइयोज हो। ये चारों में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैं 2 होमवर्क यहां से दी हूं आपको, पीछे वाला रिएक्शन और ये। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें तो आपको कवर हो गई। ठीक, अब चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूटा रोटेशन, ये पढ़ने। ठीक, और इसके बाद क्या है, एक आपका आएगा ईपीमर आएगा ना। ठीक है, म्यूटा रोटेशन। एक्चुअली में देखो, म्यूटा रोटेशन के बारे में बहुत सारा आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, बुक्स में भी बहुत भर भर के डेफिनेशन वगैरह दिया गया है, पर बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है। कुछ नहीं होता है बच्चों। जैसे सपोज करो कि आपके पास 2 अलग पेन है ना, मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास ग्लूकोज है, ये मेरे पास फ्रक्टोज है। तो मैं ग्लूकोज का एक रोटेशन, मेरे पास एक मशीन है, मैं उसमें कुछ रोटेशन, उसका ऑप्टिकल रोटेशन, देखो किसी भी कंपाउंड में कौन ऑप्टिकल एक्टिव होता है, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये सारी चीजें आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी किसी कंपाउंड पे हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कराते, फॉल कराते हैं, तो वो अगर कंपाउंड रोटेट कर रहा है ऐसे या ऐसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव है। जैसे सपोज करो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, मतलब आप ह्यूमन हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब मैं एक टॉय को पढ़ाऊं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है। ठीक, समझ में आ रहा है बात? तो इस पे मैं प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्टेन कराई, फॉल कराई, तो ये रोटेट ऐसे से कर रहा है, मतलब ये एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक, और ये क्या है, कुछ नहीं कर रहा है, इस पे प्लेन पोलराइज लाइट डालो, UV लाइट डालो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो जो भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उसके पास 2 रीजन होता है। रीजन क्या, 2 कंडीशन हो जाएगा वहां पे। एक तो वो हो सकता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन ये घूमना आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये घूमना डिसाइड करता है वो मशीन जिसमें आप ये सारी चीजें टेक्निक कर रहे हैं। तो अगर वो मशीन आपकी लेफ्ट साइड में घूमती है तो उसे बोलते हैं कि वो लीवो रोटेटरी है, और इसको स्मॉल l से बताते हैं। स्मॉल l या ब्रैकेट में लिखा होता है निगेटिव, दोनों होता है। ठीक, ध्यान रखना, मैं कैपिटल L की बात नहीं कर रही हूं, ये कभी मत सोचना। कैपिटल L और स्मॉल l दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैपिटल L और जो कैपिटल D होता है वो हम लोग तब पता लगाते हैं जब भी OH आपका राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड। नीचे से कार्बन को उठाओ, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज था, अब देखो यहाँ हम लोग डी ग्लूकोज कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे से कार्बन को काउंट करना स्टार्ट करो, तो नीचे से जो दूसरा क्या नंबर वाला कार्बन है इसको मत काउंट करो, ये तो आपका CH2OH है ना, इसको काउंट करो। ये वाले कार्बन पे OH आपका राइट साइड है, ये OH मैं यहां कर दूं तो L ग्लूकोज हो जाएगा।
एल ग्लूकोज आपके नेचर में नहीं पाया जाता है, ठीक, डी ग्लूकोज होता है। क्लियर है? वो वाला होता है डी और एल, कैपिटल वाला। जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाले के लिए बात अलग है। स्मॉल वाला आप वो मशीन आपको बता रहा है कि ये क्या है, स्मॉल एल है। कई मान लो कोई आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर, वहां लिखा हुआ है स्मॉल एल, ठीक, और कैपिटल एल भी दिया है। इसका क्या मतलब? ये बता रहा है कि आपका ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दूसरी बात, ये कैपिटल एल दिया है तो इसका मतलब इसमें जो OH होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक, ओके। कई मान लो आपको ऐसे दिया गया है, प्लस और डी दिया गया, इसका क्या मतलब? प्लस का मतलब होता है जब भी आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी उसका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता ही देती हूँ, ताकि जो बच्चा यहाँ पे पहली बार पढ़ा है ना, उसको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं किसी और पेन से। तो ये देखो, अगर कोई वो कंपाउंड है, ठीक, ये कोई भी कंपाउंड है, अगर ये क्या है, ऑप्टिकली, दो कंडीशन हो सकता है, ये आपका ऑप्टिकली, अरे ये कौन सा पेन उठा लिया, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंडीशन हो सकता है, ठीक। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव वाला है, इस जो नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। जो एक्टिव है उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, एक हो सकता है स्मॉल डी, इसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, एक होता है स्मॉल एल, इसको निगेटिव से दिखाते हैं, ठीक। तो ये बताता है कि आपका कंपाउंड क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज घूम रहा है उस मशीन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कॉपी में नोट कर लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। इसको कहा जाता है जो आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूम रहा है आपका वो कंपाउंड, ठीक। तो इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी। स्पेलिंग ये लिख लो। अच्छा, यहां पे मैं ही लिख देती हूँ, इस पे कहीं आपको डाउट ना हो। यहाँ पे हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये आपका हो जाएगा लीव। क्योंकि ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा ना, तो आपको पूरा पढ़ने का, म्यूटा रोटेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। चलो एक काम करते हैं ना, मेरे पास कुछ डी वाले हैं, कुछ एल वाले हैं, दोनों कंपाउंड को मिलाकर एक बॉक्स में डाल दो। अब सॉरी, उस एक्सपेरिमेंट वाली मशीन में डाल दो। अब वो मशीन क्या करेगा, क्लॉकवाइज भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसका जो रोटेशन आता है वही आपका म्यूटा रोटेशन होता है। अब आ गया, सिंपल है। अब हम जब तक अपनी बुक्स में पढ़ रहे थे बहुत ज्यादा टफ लग रहा था, सारी चीजें कौन क्या बता रहे थे ये वो, अब समझ में आएगा आपको कि म्यूटा रोटेशन एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे जब वो खुद का एक रोटेशन देने लगे तब वो क्या हो जाएगा, म्यूटा रोटेशन। अब मेरी बात को ध्यान से ये समझो, उसके बाद डेफिनेशन किसी बुक से उठाओ, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कोई ग्लूकोज है, सपोज करो वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या इसी में थोड़ा सा हिंट दे दूंगी, अल्फा बीटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास ही लगेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको रिंग में बनाएंगे। सपोज करो आपके पास कोई ग्लूकोज का चेन वाला स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग रिंग में बनाएंगे कुछ ऐसे। अब ये कैसे बनता है, इसके लिए भी याद करने का एक ट्रिक है, बहुत चुटकी बजाते ही आप लोग बना लेंगे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। तो उसी में मैं आपको बताऊंगी अल्फा बीटा क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा ग्लूकोज को हम लोग क्या किया, उस मशीन के अंदर डाला, ठीक। उसका कुछ ना कुछ रोटेशन आया, कितना रोटेशन आया, पॉजिटिव में दिखा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, डी वाला है, ठीक। चलो 1 1 इतना रोटेशन आया। अब एक काम करते हैं, उसी अल्फा ग्लूकोज को हम लोग वाटर के साथ मिलाकर स्पेसिफिक रोटेशन के लिए डालते हैं, तो उसका रोटेशन कुछ ये आता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़े, अब एक काम कर लेते हैं, बीटा रोटेशन देख लेते हैं। कुछ होता नहीं है, ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे CH2OH होता है और यहाँ OH होता है। अगर ये दोनों सेम साइड में आपको दिख जाए तो बीटा। अगर यही वाला स्ट्रक्चर हम ऐसे बना दें और ये वाला स्ट्रक्चर CH2OH तो ऊपर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, H को ऊपर रख दो, OH। अब देखो ये OH ट्रांस पे है, सिस और ट्रांस आप पढ़े हैं ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर सिस रहेगा तो बीटा, ट्रांस रहेगा तो अल्फा। क्लियर है?
कोई डाउट नहीं है। अब देखो, बीटा ग्लूकोज को हमने उठाया, ऑप्टिकल रोटेशन इसका आया, उस मशीन के अंदर डाला, इतना रोटेशन आ रहा है। लेकिन फिर से वही हम लोग क्या किए, बीटा ग्लूकोज को वाटर में मिलाकर अब डाल रहे हैं। ये देखो सेम आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अल्फा बीटा कैसे से वो सेम हो सकता है? तो दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन सेम आ रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपका जब भी हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं ना, तो वो जो ओपन चेन मतलब जो आपका रिंग फॉर्म में था, देखो अल्फा बीटा हम लोग कब बताते हैं? जब ग्लूकोज आपका साइक्लिक फॉर्म में है, ये अल्फा ये बीटा, सॉरी ये बीटा ये अल्फा। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन वाटर डाल दे रहे हैं, एक्चुअली में ये दोनों अपने रिंग को ओपन कर दे रहे हैं और वो ओपन चेन हो जा रहे हैं। एक्चुअली में वो आपका ग्लूकोज बन जा रहा है ऐसे 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 वाला। ठीक, ये भी क्या बनेगा? ये भी आपका ग्लूकोज ही बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। इसी वजह से दोनों रिएक्शन कराने पर जब भी हम लोग वाटर के साथ करा दे रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन ये आ रहा है, और इसे ही म्यूटा रोटेशन करते हैं। म्यूटा यानी म्यूचुअली, ऐसा ही हो सकता है म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम भी ये रोटेशन देंगे, तुम भी ये रोटेशन दो। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया, थोड़ा ट्रिक अपना देखा, अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज को मिलाकर वाटर डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। यही आपका क्या है, म्यूटा रोटेशन। हमने दो म्यूटा रोटेशन में क्या किया, दो कंपाउंड को मिलाकर एक नया कंपाउंड में बनाने के लिए उसका रोटेशन चेक किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, अभी देखो यहां पे ये देख लेते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, तो जैसे ही हम लोग वाटर ऐड करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपने साइक्लिक फॉर्म वाला एल्डिहाइड लिया, मतलब ये आपका साइक्लिक था स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ठीक, अब मैं पूरा नहीं बना रही, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर था, हमने उसमें वाटर डाल दिया। वाटर डालने की वजह से ये यहां पे अटैक करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया OH OR और H। ठीक, ये आपका बन गया हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, एसिटल का क्या मतलब क्या होता है कि जब भी आपका OR वाला ग्रुप आ जाए, ठीक है, एसिटल हो गया। हेमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कार्बन पे OR है और एक तरफ OH है, तो हेमी है। अब इसमें दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये दोबारा से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो दोबारा से क्या बन गया, कीटल, एसिटल उसको बोलेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, एसिटल। इस वजह से ऐसा हुआ है। और ये चाहे आप यहाँ पे अल्फा वाला लो चाहे बीटा वाला लो, दोनों में यही बनेगा, यही बनेगा। अब बताओ, जब दोनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या उसका रोटेशन अलग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ पे रोटेशन देखो सेम आ जा रहा है। हम लोग इसको मिला सेम कैसे आ गया? तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पे हेमी एसिटल से एसिटल बन जाता है, यही इसका रीजन। ठीक, आप इसको रीजन बहुत अच्छे से स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को म्यूटा रोटेशन नहीं आते। इनफैक्ट जब मैं पढ़ी थी मुझे भी इस पे बहुत कंफ्यूजन था, मतलब मैं डेफिनेशन रटे जा रही थी, कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है उसमें। तो तब मैंने बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह, जब मैं MSc में गई तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे जो उनके डाउट्स होते हैं वो उस समय क्लियर नहीं होते, बाद में क्लियर होते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपके डाउट्स अभी ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको MSc या कुछ और भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छी सारी मतलब और ज्यादा नॉलेजेबल आप हो जाए। ठीक, चलो, तो हम लोग ने यहाँ पढ़ लिया। एक हम लोग का यहाँ पे टॉपिक बचा हुआ है, हम लोग ने चेन शॉर्टनिंग पढ़ लिया, चेन लेंथनिंग पढ़ लिया, म्यूटा रोटेशन हो गया, ईपीमर एनोमर बचा है। एकदम लास्ट वाला है, बिल्कुल एकदम फटाक से वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं ईपीमर क्लास लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। क्या बताई थी मैं, कि जब भी आप ग्लूकोज को उठा लो, गैलेक्टोज को उठा लो, जब भी आपके किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, बाकी सब सेम हो, तो उसे बोलेंगे ईपीमर। और ऐसा सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर में होता है, याद रखना इस बात को। तो यहां पे मैं यहां पे लिख रही हूं, इन open chain structure epimers is which type of isomerism where only वन कार्बन, अब वो कार्बन कुछ भी हो सकता है, कार्बन नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 कुछ भी हो सकता है, केवल एक कार्बन होगा। ओनली वन कार्बन हैविंग डिफरेंट
कॉन्फ़िगरेशन एंड रिमेन आर सेम, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह पे आपको क्या होगा, कार्बन में डिफरेंट लगेगा। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक सेकंड, बाकी सब तो सेम है ना, हाँ ये देखो, ये आपका है ग्लूकोज और ये आपका है गैलेक्टोज, यहाँ पर भी CHO, यहाँ पर भी CHO, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन पे चेक करो OHH, OHH कोई दिक्कत नहीं। इस कार्बन पे चेक करो HOH, HOH कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे ये भी क्लियर है। इस थर्ड वाले कार्बन पे चेक करो H, और ये भी क्या है, सेम। फोर्थ वाले कार्बन पे देखो OH इस साइड है, यहाँ OH इस साइड, मतलब यहाँ पे C4 ईपीमर है। कौन सा ईपीमर है, C4, क्योंकि एक कार्बन पे क्या है, डिफरेंट है। अब बताओ कोई भी टफ है इसमें, जरा सा भी कुछ टफ था, ईपीमर। और कई बार जब हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते, कंफ्यूजन होना स्टार्ट, म्यूटा रोटेशन क्या है, पूरा बुक पढ़ लेंगे, समझ नहीं आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहना। मैं सारी एक एक चीज आपको, जिसमें डाउट आता है, जिसमें हर बार एग्जाम में दिक्कत होता है और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं आंसर शीट में, ठीक, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें मैं क्लियर कर रही हूँ इसमें। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपसे एग्जाम में कुछ नहीं याद रहा है तो एक एग्जाम्पल तो याद कर लो, ग्लूकोज गैलेक्टोज याद कर लो, ठीक। चलते हैं, आपका लास्ट है आपका एनोमर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एनोमर के लिए मुझे हावर्थ प्रोजेक्शन पढ़ना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक। ध्यान से देखना, ये बनता कैसे है ये आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें इजी ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे आप ओपन चेन से साइक्लिक फॉर्म बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बना रही हूं, CH2OH H, ठीक, वो बाकी सबका सेम कार्बन होता है, हमको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, हमको इन सब से कोई काम नहीं है, ठीक, हमको बस इससे काम है। OH, सॉरी यहाँ पे तो O हो गया ना, HOH CH2OH H, ये भी आपका ग्लूकोज है इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक, और ये भी आपका ग्लूकोज है इन साइक्लिक फॉर्म, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंट है, साइक्लिक फॉर्म। अब मेरी बात को ध्यान से ये सुनो, अगर आपको ये CH2OH में और ये OH सेम साइड पे दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, सेम साइड, तो सेम साइड के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, सिस, और सिस किसके लिए यूज होगा, बीटा के लिए, याद रखना इस बात को। चलो, CH2OH और OH आपको ट्रांस फॉर्म में दिख रहा है, तो ट्रांस में दिख जाए इसका मतलब क्या है, अल्फा, ठीक। और आपको पता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो कार्बन नंबर 5 होता है, चाहो तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता सकती हूँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था नहीं है क्या पे कहीं, हाँ, कार्बन नंबर 5 पे देखो, ये आपका ग्लूकोज है, OH कहाँ साइड है, राइट साइड, कार्बन नंबर 5 आपका राइट साइड, नीचे से दूसरा कार्बन चेक करना है, तो ये आपका डी ग्लूकोज है। इसका मतलब ग्लूकोज आपका क्या है, और डी ग्लूकोज में ही पाया जाता है, डी ग्लूकोज, यानी इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, ठीक, उसके बाद बीटा, या ऐसे लिखो बीटा डी ग्लूकोज, हो सकता है कि नहीं नाम, और इसका नाम क्या होगा, ये भी आपका डी ग्लूकोज है लेकिन अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज। जब भी आपको देखो, एनोमर और ईपीमर क्या है, सेम है, ठीक, एनोमर में आप, ईपीमर में आप बताएं कि एक कार्बन पे चेंज होगा, बाकी सब पे सेम, तो यहां पे आप बताएंगे इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अगर आपका CH2OH और OH आपके सेम साइड में आ रहे हैं सिस फॉर्म में, तो बोलेंगे बीटा, और आपका डिफरेंट साइड पे आ रहा है तो अल्फा। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना। आइसोमेरिज्म होता क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो इसे आप बोलेंगे क्या, एनोमर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एनोमर। क्लियर, वो क्लियर है कि नहीं, ठीक, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं कि आपका केमिस्ट्री मतलब ईपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है। अगर आपको साइक्लिक फॉर्म में आइसोमेरिज्म अल्फा बीटा दिख रहा है तो एनोमर, ओपन चेन में आपको एक कार्बन पे अलग दिख रहा है बाकी सब सेम तो ईपीमर, म्यूटा रोटेशन दोनों को मिलाकर जो अल्फा डी का स्पेसिफिक रोटेशन चेंज नहीं होता है वो आपका म्यूटा रोटेशन, और चेंज इन लेंथनिंग, चेंज इन शॉर्टनिंग तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। किलानी सिंथेसिस और रफ डिग्रेडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 2 है ये।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लेक्चर नंबर 3 पे, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर को साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है बच्चों। हमारा, अगर आप यूट्यूब पे बिल्कुल नए हैं, हमें नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता कि मैं क्या हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, ये तो मेरा नाम प्रियंका है और मैं इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ फॉर बीएससी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर को। तो सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं नवोदय बैच पे। ये आपका 3 मंथ्स का कोर्स है। कोर्स की वैलिडिटी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगना है कि मुझे पूरे क्लासेस करने, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट 3 क्लास में तो कवर नहीं होगा, और भी है। ठीक, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दी। ठीक है, ये आपको इतने ही प्राइस में आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेट ऐप को डाउनलोड करना है और ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ भी डाउट है, इस नंबर पे कॉल कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।